क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो है, सबसे पहला टर्म आता है इंग्लिश। इंग्लिश अपने आप में क्या है? तो इंग्लिश अपने आप में होता है लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होता है अपने आप में? लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो इंग्लिश होता है और एक द इंग्लिश होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंग्लिश और द इंग्लिश। जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए इसको यहीं निपटा लेते हैं। द इंग्लिश, तो ये जो द इंग्लिश है ना, द इंग्लिश, इसका मतलब होता है द पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्या होता है इसका मतलब? द पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्या होता है इसका मतलब? द पीपल ऑफ इंग्लैंड। अंग्रेज के लोग को ही क्या बोला जाता है? द इंग्लिश। चलिए, तो इंग्लिश अपने आप में क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। इंग्लिश अपने आप में क्या हो गया? लैंग्वेज। और आपको पता है कि लैंग्वेज हम लोग कैसे सीखते हैं? लैंग्वेज कैसे बनता है? लैंग्वेज कैसे बनता है? तो लैंग्वेज बनता है आपका साउंड से। लैंग्वेज किससे बनता है? साउंड से। ठीक है, तो साउंड पे आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो इंग्लिश बनता है लैंग्वेज से, और कोई भी लैंग्वेज अगर हमको सीखना होता है ना, तो उसको हम लोग 4 पार्ट में बांट देते हैं। कितना पार्ट में बांटते हैं? 4 पार्ट में, है ना। 1, 2, 3 और ये 4। तो लैंग्वेज का जो 4 पार्ट होता है उसको बोलते हैं L S R W। क्या बोलते हैं इसको? LSRW मेथड। ठीक है, लैंग्वेज सीखने का तरीका। जैसे हम लोग बचपन में सीखते हैं, हिंदी बोलना जब सीखे थे तो वो क्या करते थे, कैसे हिंदी सीखते थे? तो हिंदी बोलने के लिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सबसे पहले क्या करा जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के लिए सुनाया जाता है कुछ भी चीज़। जैसे एक छोटा बच्चा के सामने जाके माँ माँ बोलने सिखाती है, पापा पापा, ऐसे। तो कोई भी वर्ड या कोई भी साउंड जो हम चाहते हैं कि बच्चा बोले, उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग बार बार बोलते हैं, और वो बच्चा छोटा छोटा पहले क्या करता है? उसको सुनता है। और फिर 5-6 महीने के बाद जब बहुत टाइम बीत जाता है, जब उसके साउंड में लगता है वो सीख गया सुनना क्लियरली, तो बोलने का कोशिश करता है। और उसके टाइम में क्या होता है कि वो सही सही बोल भी नहीं पाता है। तो जब साउंड के साथ साथ जब मीनिंग आ जाता है, तब उसको लैंग्वेज बोलते हैं ना। सिर्फ साउंड होना जरूरी नहीं है लैंग्वेज के लिए, तो साउंड के साथ मीनिंग का आना भी जरूरी है। वो मीनिंग आता कैसे है? तो लिसनिंग से, जित है ना। तो एल मतलब क्या आ गया? लिसनिंग। तो छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है? अपना लिसनिंग करता है। छोटा बच्चा क्या करता है? सबसे पहले लिसन करता है ना। इसका जो पहला तरीका हो गया वो हो गया लिसनिंग। एल मतलब लिसनिंग। एस मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। एस मतलब स्पीकिंग। और आर मतलब क्या होता है आपका? रीडिंग। आर मतलब रीडिंग। और डब्लू मतलब होता है राइटिंग। डब्लू मतलब क्या होता है? राइटिंग। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चा क्या किया? लिसन किया। और लिसन करने के बाद जब छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसी बात को जो सुनता है उसी को वो क्या करता है? रिपीट करता है, यानी कि बोलता है। ठीक है, और जब ये बोल देता है तब उस बच्चे को क्या करने सिखाया जाता है? रीडिंग करने सिखाया जाता है। ABCD लेटर का नॉलेज दिया जाता है, वर्ड का नॉलेज दिया जाता है, पढ़ने सिखाया जाता है। फिर जब बच्चा पढ़ भी लेता है तब उसको क्या किया जाता है? राइटिंग करना सिखाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग ये प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो लैंग्वेज आसान हो जाता है। जैसे हम लोग हिंदी सीख रहे हैं, बहुत आसानी से सीख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीजें जब तक, सपोज देखिए इसको वाटर जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक आपके अंदर कुछ रहेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? तो इसीलिए सबसे पहला जरूरी होता है लिसनिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग, ये अगर कलर चेंज कर लें तो लिसनिंग और रीडिंग जो होता है ना आपका, लिसनिंग और रीडिंग, ये आपको एक साथ मान के चलें तो ये दोनों को बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं इसको? इनपुट स्किल। इस कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं, इनपुट स्किल, है ना। इनपुट स्किल मतलब होता है कि आप इसको चीज को अंदर लिए, जब अंदर लीजिएगा तब तो आप बाहर निकाल पाइएगा कुछ। और स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है ये होता है आउटपुट स्किल। आउटपुट स्किल। तो आप चाहते हैं क्या कि बिना नॉलेज लिए, बिना समझे बुझे बहुत इंग्लिश अच्छे से बोल लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तक आपका इनपुट स्किल अच्छा नहीं होगा तब तक आपका आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, इसका भी कुछ पर्पस होता है कि जो लैंग्वेज का होता है ना।
तो जैसे हम लोग इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, तो एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। तो एज ए सब्जेक्ट में अगर आप इसको थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजन समझ में आए अच्छे से। एक चीज देखिए, जो लिसनिंग होता है और जो स्पीकिंग होता है, ठीक है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये दोनों का भी एक अपना पर्पस है। लिसनिंग और स्पीकिंग का एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या पर्पस है, लिसनिंग स्पीकिंग को वो कैसे टेस्ट करता है, क्योंकि वो जब एग्जाम में पेपर बनाता है तो वो तो सब चीज टेस्ट करना चाहेगा लैंग्वेज का। तो लिसनिंग और स्पीकिंग को जो टेस्ट करता है एग्जामिनर्स, उसके लिए यूज करता है वो, जैसे स्पेलिंग टेस्ट ले लेता है आपसे, क्या ले लेता है, स्पेलिंग टेस्ट, वो आपका टेस्ट कर लेता है लिसनिंग स्पीकिंग का, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में तो बोलवाएगा नहीं जाके, है ना। तो लिसनिंग स्पीकिंग का स्पेलिंग टेस्ट कर लेता है। क्वेश्चन टैग इससे समझ, ये जो करेंगे आप लोग, ये इसमें कवर हो जाएगा अच्छे से, बहुत ईजी वे में। मॉडल ऑग्लरी भी आप आ सकते हैं, जितना मतलब चीज़ों को समझेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए ये सब चीज़। तो लिसनिंग स्पीकिंग का पार्ट होता है, अगर वो करते हैं तो ये सब जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से कवर हो जाता है ना। फिर आता है आपका रीडिंग और राइटिंग। तो रीडिंग और राइटिंग से एग्जामिनर चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन बना के देता है, क्या पता है, पहला तो कॉम्प्रीहेंशन देता है, क्या देता है आपको, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन देता है, कॉम्प्रीहेंशन से टेस्ट करता है। दूसरा एरर दे के टेस्ट करता, फिलर्स देता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है ना, ऐसे फिलर्स चेक करता है। इम्प्रूवमेंट देता है, सेंटेंस का बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, इम्प्रूवमेंट, ये सब टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। हाँ, तो जिस जो एकदम बेसिक है, जो एकदम जूनियर लेवल से पढ़ रहे हैं, तो उसको ये मत सोचना कि ये कैसे होगा नहीं होगा। इसका हम बेसिक से क्लास 1 से ग्रामर का एक सीरीज लेके आएंगे। बस ये एक इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज का एक वीडियो, इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज का बोल सकते हैं वीडियो है, जिसमें कि हम लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं कि उसको कैसे पढ़ना है ना। तो ये हो गया आपका। तो लैंग्वेज समझ में आ गया कि लैंग्वेज को सीखने, कोई भी दुनिया का लैंग्वेज अगर सीखना है तो हमको इस प्रोसेस से अगर गुजरते हैं तो वो लैंग्वेज आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो टॉपिक सीखे हम लोग, क्या सीखे, सबसे पहले इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज, और द इंग्लिश क्या है अपना, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, अंग्रेज के लोग को बोलते हैं द इंग्लिश, ठीक है। दूसरा था कि इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कैसे बनता है, तो साउंड से, ठीक है। तब अगले पेज में चलते हैं, थोड़ा साउंड पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो सीखे हैं अभी वो क्या सीखे हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो पहला जो टॉपिक था वो क्या था आपका, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है अपने आप में, समझ गए हैं, लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है अपने आप में, लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश क्या है अपने आप में, लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बनता है आपका, तो लैंग्वेज बनता है साउंड से। और साउंड क्या कोई भी साउंड लैंग्वेज हो जाएगा, नहीं, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, लैंग्वेज बन जाएगा। तो अब बात आता है कि साउंड बनता कैसे। साउंड बनता है वाइब्रेशन से, ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। तो जहां भी वाइब्रेशन है वहां पे साउंड है ना। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। दूसरा, ये जो वाइब्रेशन होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई भी जब दो बॉडी कोलाइड होता है, व्हेन टू बॉडी कोलाइड ईच अदर, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड ईच अदर, है ना। तो एक चीज आप जान लीजिए कि इंग्लिश जो है ना, वो अपने आप में 100-200 से भी ज्यादा लैंग्वेज का खिचड़ी है ना। और इंग्लिश में एक बहुत ही बड़ा फेमस कोट भी है, जो हमको लगता है कि ये होना चाहिए, कि इंग्लिश का एक ही रूल है कि इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता है। ये क्यों बोलते हैं ऐसा, जब आप इंग्लिश के डेप्थ में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ सर्टेन पॉइंट तक, जैसे एक बच्चा में एकेडमिक लेवल तक जाते हैं तो वहां तक बोलता है कि उसका डेफिनेशन ये बतलाएगा, फिर आगे चल के जाइएगा तो बोलेगा नहीं इसमें ये ऐड कर लेंगे। वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है ना। लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन रूल्स तो है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कुछ रूल ही नहीं होता है। मतलब बस ये आप एक व्यंग्य टाइप में बोल रहे हैं कि कुछ रूल तो है ना, कि ओके सब्जेक्ट से पहले कुछ ना कुछ तो रूल है, तभी तो ये लैंग्वेज है। लेकिन वो जो एक्सेप्शन आ जाता है ना, इसलिए ये कोटेशन यूज करते हैं बार बार। तो इसमें आपको ये टेंशन लेने की बात नहीं है। तो साउंड किससे बना, वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जब भी दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करता है तो क्या बनता है, वाइब्रेशन। और ये फिजिक्स का पार्ट है साउंड। हमको इसको पढ़ना है इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। तो साउंड जो होता है इंग्लिश, साउंड जो होता है इंग्लिश में, वो साउंड कितने तरह का होता है। तो इंग्लिश में जो साउंड होता है वो 44 साउंड होता है। कितना साउंड होता है, 44 साउंड। और इस साउंड को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं साउंड को। एक होता है आपका वोवेल साउंड, एक कौन होता है आपका, वोवेल साउंड। और एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट
साउंड। दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो संख्या में होता है आपका 24। कितना होता है संख्या में? 24। और ये संख्या में कितना होता है? 20। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं किसका? साउंड का। चलिए, तो इंग्लिश में जब हम लोग समझने के लिए चलेंगे तो वो किस पे आएंगे? साउंड पे। तो साउंड कितना हो जाएगा? 44 साउंड। साउंड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना लिख के, साउंड तो ऐसे बोलने से यूज किया जाता है, लेकिन साउंड को अगर मान लीजिए कि आप बोल के यूज करते हैं, है ना, तो साउंड भी होता है मीनिंगफुल और मीनिंगलेस होता है। तो मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए तभी लैंग्वेज होगा। तो राइटिंग स्टाइल जो होता है ना लैंग्वेज का, वो हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। तो चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज किससे बनता है? साउंड से। और साउंड कितना होता है? 44 साउंड होता है, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ये अभी इसका डिस्कशन होगा आगे। जो हम आप लोग को कुछ को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वॉवेल तो पढ़े थे 5, यहाँ पे वॉवेल लेटर का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वॉवेल साउंड का बात कर रहे हैं, इसीलिए ये कितना है? 20। चलिए, तो इसके बाद साउंड के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो नेक्स्ट पेज में क्या है कि सबसे पहले देखें कि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। और साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, रिटन फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड को जब रिटन फॉर्म दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिटन फॉर्म ऑफ साउंड को बोलते हैं लेटर। रिटन फॉर्म ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर बोलते हैं। रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। अब ये जो लेटर है ना, इस लेटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं स्टडी के करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना पार्ट में? 20। लेटर होता है 26। और अभी जस्ट हम लोग सीख के आए हैं कि साउंड कितना होता है? 40। तभी आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। लेटर को भी क्लासिफाई करते हैं कौन? एक होता है वॉवेल लेटर और एक होता है कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, है ना। एक होता है वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। तो वॉवेल लेटर संख्या में कितना होता है? 5। और कॉन्सोनेंट लेटर संख्या में कितना होता है? 21। 21 और 5 कितना हो गया? 26। और ये जो साउंड देखे थे ये कितना देखे थे? 40, 44, 44 साउंड देखे थे ना। ये मिस्टेक हो गया यहाँ से, ये कर देते हैं 44 साउंड। एक होता है वॉवेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड। तो वॉवेल साउंड संख्या में कितना है? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना है? 24। देखिए, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वॉवेल लेटर जो पढ़ते हैं ना, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो वॉवेल लेटर पढ़ रहे हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये होता 5 है, लेकिन इसको पढ़ा कितने तरीके से जाता है? 20 तरीके से। कितना तरीके से पढ़ा जाता है? 20 तरीके से, है ना। और ये जो 21 लेटर है इसको पढ़ा जाता है 24 तरीके से, इसीलिए ऐसा होता है ना। तो जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू वाला का अगर हम कुछ एग्जांपल लें आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए कि कैसे, तो आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आप एक लेटर पढ़े होंगे HIT, हिट, और इसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा CIRCLE। और एक और लेटर है LIKE, लाइक, है ना। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए थोड़ा सा आई के लेटर पे और उसको पढ़ के देखिए तो क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आई का उच्चारण क्या आ रहा है? ई, हिट आ रहा है। और यहाँ पे आई का उच्चारण क्या आ रहा है? यहाँ पे देखिए सर्कल, अ का उच्चारण आ रहा है, सर्कल, अ का। लेटर तो वही आई है, लेकिन इसका साउंड देखिए बदल रहा है कि नहीं? एक ई हुआ, एक अ हुआ, है ना। और यहाँ पे तीसरा देखिए क्या है? लाइक। यहाँ पे आई का उच्चारण क्या आ गया? आ का उच्चारण आया। आया कि नहीं आया? तो आप देख रहे हैं कि लेटर एक ही है लेकिन साउंड 3 है। तो इसी तरह से बहुत सारा लेटर है और उसका साउंड अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए। तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। और साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट पेज में। तो फिर से हम लोग अभी तक कहाँ पहुँच चुके हैं? लेटर के पास पहुँच चुके हैं। तो इसको जरा एक बार लिख लेते हैं। इंग्लिश क्या है अपने आप में बाबू?
लैंग्वेज। इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। लैंग्वेज कैसे बनता है? साउंड से। और साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर। साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर। और अब लेटर को जोड़ेंगे, लेटर लेटर को, हाँ, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए लैंग्वेज होने के लिए। और लेटर 26 होता है। तो लेटर को यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या बोलेंगे लेटर को? लेटर का मतलब होता है, यहाँ से अगर लेटर को डिफाइन करें, लेटर लेटर को जोड़ेंगे तो बनेगा वर्ड। लेटर लेटर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपका वर्ड बनेगा, है ना। तो सबसे पहले वर्ड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो लेटर को तो डिफाइन कर दिए, मीनिंगफुल लेटर को क्या डिफाइन किए थे? लेटर किसको बोले थे? बोले थे रिटन फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। और लेटर के बाद जो वर्ड बना इसको डिफाइन करते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which make some sense, which make some sense, which make some sense। उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे, है ना। अगर उसका मीनिंग सेंस नहीं है, कुछ नहीं मीनिंग है, तो उसको बोलेंगे वर्ड, नहीं बोलेंगे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं बात को? या इसी को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? अ मीनिंगफुल, a meaningful unit of letters, a group of letters which make some sense, या a meaningful unit of letters is called word। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वर्ड अगर बात को समझ गए, तो वर्ड जो होता है मीनिंगफुल यूनिट होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि लेटर लेटर को जोड़ रहे हैं, CAR, बताइए इसका लेटर, 3 लेटर जुड़ा और इसका कुछ अपना मीनिंग होता है ना। और ये मैटर नहीं करता है कि आपको वो मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इंग्लिश में वर्ड है या नहीं है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड कंसिडर किया जाता है तो वो वर्ड होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ARC, PQR, ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर है। क्या इस ग्रुप ऑफ लेटर का कोई अपना मीनिंग दे रहा है? तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये वर्ड नहीं है और ये वर्ड है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो बात आता है कि अब इंग्लिश में हम लोग वर्ड को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं? तो उसको वर्ड को भी बनाते हैं हम लोग कैटेगरी। वर्ड को भी ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पे कि वर्ड को जो पढ़ते हैं ना हम लोग, तो एक दो कैटेगरी में हम लोग इसको बना देते हैं, है ना। वर्ड को दो कैटेगरी में, एक होता है आपका वर्ड का दो कैटेगरी। ठीक है, क्या होता है दो? एक तो आप हम लोग जानते हैं, इस नाम से पढ़ते हैं, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस कैटेगरी से बना के हम लोग इसका स्टडी करते हैं वर्ड का। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। और एक दूसरा होता है वर्ड फॉर्मेशन। एक क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बनता कैसे है ना, ये भी स्टडी होता है किसके अंदर? वर्ड के अंदर। नया नया जो वर्ड बनता है इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और वर्ड को थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं, है ना। चलिए, तो वर्ड में चले तो वहाँ पे वर्ड पे क्या मिला? वर्ड का हम लोग अभी दो कैटेगरी बनाए। वर्ड का कितना कैटेगरी बनाए? दो। क्या क्या बनाए? दो। इसको बीच में लिखते हैं, थोड़ा इसको डिटेल समझते हैं, तब फिर वन बाय वन करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे पहले? वर्ड। अगर हम वर्ड को समझने का कोशिश करें तो वर्ड का क्लासिफिकेशन हम लोग कितने पार्ट में किए? दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल के, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। ठीक है। और दूसरा जो है आपका, वो क्या है? आपका वर्ड फॉर्मेशन। दूसरा क्या है आपका? वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि वोकैब बनता कैसे है, वो हम लोग स्टडी करते हैं किसमें? वर्ड फॉर्मेशन में। तो पहले अभी हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो वर्ड में जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करेंगे तो इसको भी फर्दर क्लासीफाई कर देंगे हम लोग कितने पार्ट में? दो पार्ट में। मोड कितने पार्ट में? दो पार्ट। ठीक है। अब दो पार्ट में जब इसको क्लासिफाई करेंगे तो वर्ड्स जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होगा, है ना। वो तो नया नया वर्ड बनता है। इसमें आप ले सकते हैं ओपन वर्ड। क्या बोल सकते हैं? ओपन वर्ड।
इस कैटेगरी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, जो वो भी क्या है, एक तरह का वर्ड है, वर्ड का ही कैटेगरी के अंदर में आता है। इसमें दो तरह का वर्ड होता है, एक होता है ओपन वर्ड और एक होता है क्लोज वर्ड। एक होता है ओपन वर्ड और एक होता है क्लोज वर्ड। अब इसका क्या मतलब समझते हैं एक करके। तो देखिए, ओपन वर्ड में जब जाएंगे तो ओपन वर्ड में जो कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो संख्या में बढ़ते जा रहा है, मतलब उसका कोई फिक्स संख्या नहीं हो सकता है, मतलब वो उसको हम बना सकते हैं, मतलब उसका वो नया नया वर्ड बनता है, वो फिक्स नहीं है नंबर में। जो नंबर में फिक्स नहीं है तो उसको ओपन वर्ड, और जो नंबर में फिक्स है वो क्या हो जाएगा, क्लोज वर्ड, है ना। नंबर में फिक्स का मतलब ओपन वर्ड में भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ काउंटिंग करके लिख लेते हैं, लेकिन ये समझना है उसका कि ओपन रहता है, उसको नया नया वर्ड बनाया जा सकता है, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन क्लोज वर्ड में जो होगा उसको हम नया नया वर्ड में नहीं बना पाएंगे। तो ओपन वर्ड में आपका आता है नाउन, जैसे अलग अलग वर्ड से आप नाउन क्लास बना पाएंगे, ठीक है। जैसे फिर दूसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो आप यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे कि ए और जे के बीच में जो डी आता है वो डी को नहीं पढ़ा जाता है। ए और जे के बीच में जो डी आता है उसका उच्चारण डी का नहीं होता है, जिसको पढ़ते हैं सही सही एडजेक्टिव, है ना। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है आपका वर्ब, और जो चौथा कैटेगरी है ओपन वर्ड में वो है आपका एडवर्ब, ठीक है। ये हो गया आपका चार। और क्लोज वर्ड में जो होता है उसमें आपका आता है प्रोनाउन। क्या आता है आपका, प्रोनाउन। फिर आता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर और इसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और आता है फिर कंजंक्शन, है ना। और फिर आता है इंटरजेक्शन। फिर क्या आता है, इंटरजेक्शन। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो प्रोनाउन संख्या में हम लोग को 60 प्रोनाउन का स्टडी करना होता है। डिटरमाइनर भी इस नंबर में कितना है, 60। और प्रीपोजिशन कितना होता है, 80 के अप्रॉक्स होता है। और कंजंक्शन भी होता है संख्या में 30 और ये 20। इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। स्टडी को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो आसान लगेगा चीज़ें पढ़ना, है ना। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद एक कैटेगरी है आपका वर्ड फॉर्मेशन का। क्या है, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन को भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वर्ड नया नया वर्ड कैसे बनता है। इसमें आता है एक रूट, आता है रूट। और रूट में आगे या पीछे लगता है क्या, एफिक्सेस, यानी कि रूट में आगे या पीछे लग के उसके मीनिंग को जो चेंज कर देता है उसको बोलते हैं एफिक्सेस। और एफिक्सेस को भी हम लोग तीन तरह से पढ़ते हैं। ओहो, यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं ना। इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में, इसको वर्ड फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच को। चलिए, तो अभी हम लोग का जो स्टडी चल रहा है वो चल रहा है किस पे, देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे कि ये है आपका इंग्लिश। ये क्या है आपका, इंग्लिश। और इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश अपने आप में क्या है आपका, लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बनता है आपका, साउंड से। और फिर साउंड का जो रिटन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं आप, लेटर। और लेटर लेटर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है आपका, वर्ड, है ना। आगे क्या क्या आएगा, वर्ड के बाद अभी तो हम लोग वर्ड का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से करेंगे। फिर वर्ड के बाद जो पोस्टमार्टम होगा वो किसका होगा, फ्रेज का। और इसके बाद होगा क्लाउज का, किसका होगा, क्लाउज का। और देन होता है क्या, सेंटेंस। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस कितना दूर है ना। तो इससे सेंटेंस से पहले भी बहुत कुछ होता है जिसको कि जानना जरूरी है। जैसे वर्ड के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, फिर फ्रेज के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, फिर क्लाउज के बारे में अच्छे से जानेंगे, देन जाके हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, सेंटेंस का। तो ये एक एक्चुअल तरीका है, सही तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो अगर इस सीक्वेंस में अगर हम सीखते हैं तो इंग्लिश बहुत आसान लगता है ना, और ईजी लगेगा क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में क्वेश्चन को। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं, वर्ड का बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ड, और वर्ड का जो एक कैटेगरी था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हम लोग स्टडी कर लिए, डिस्कस कर लिए पहले, है ना। तो अब एक दूसरा कैटेगरी था वर्ड फॉर्मेशन। जो पहला था वो क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होता है। डिटरमाइनर भी मॉडर्न इंग्लिश में उसको ऐड कर लेते हैं, जैसे जनरली बुक में 8 दिया हुआ रहता है, लेकिन 9th डिटरमाइनर मॉडर्न इंग्लिश में लिया जा सकता है। और एक और बात, ऑथेंटिक इंग्लिश बुक अगर आपको कोई देखना है जिससे कि आपको समझ में आए
कि वो थोड़ा ग्रामर पढ़ना है आपको अच्छे से, तो ग्रामर है रेनर मार्टिन का। वो ग्रामर बुक कौन सा है? रेन एंड मार्टिन, वो बुक रखिए, इंग्लिश का सबसे बेस्ट बुक है। इंडिया का मार्टिन लिख दिए, रेनर मार्टिन इंडिया का सबसे बेस्ट लेवल का बुक है इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, ग्रामर का। तो ग्रामर के लिए इस बुक को रेफर कीजिए आप, बाकी आप देखिए। इसको एकदम बेसिक से इंग्लिश डालेंगे, क्लास 1 से डालेंगे, जिसको कि बहुत कुछ नहीं भी आता है उसको भी आएगा। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन है, जैसे नहीं होता है कि इसके अंदर इंग्लिश एक मूवी है, इस मूवी के अंदर क्या क्या सीन होने वाला है, तो एक तरह से ट्रेलर चल रहा है इंग्लिश का कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो वर्ड आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरा आता है आपका कैटेगरी, वो होता है आपका वर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है आपका? वर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन, है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन में जब हम लोग चलते हैं, तो वर्ड फॉर्मेशन नाम से ही लग रहा है कि नया नया वर्ड को बनाना, है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको कैटेगरी वाइज जब बांटेंगे स्टडी करने के लिए, तो इसको भी दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड वो होता है जिसका अपना बेसिक मीनिंग होता है और उसका मीनिंग अपना कभी बदलता नहीं है, उसको बोलते हैं रूट वर्ड। तो मतलब इसका बोल सकते हैं इसका कुछ बेसिक मीनिंग हो, जिसका कुछ बेसिक मीनिंग, जिसका कुछ बेसिक मीनिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं, है ना। तो रूट के बाद आता है आपका एफिक्सेस। नया वर्ड बनाने में जो दो चीज का काम आता है वो कौन आता है? रूट और एफिक्सेस। एफिक्सेस जो होता है वो हम लोग इसको कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं तीन पार्ट में। कितना पार्ट में? तीन पार्ट में। एक होता है प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स, और एक होता है इनफिक्स। इसका काम क्या होता है? तो एफिक्स का काम होता है कि किसी भी वर्ड के आगे या पीछे लग के उसके मीनिंग को चेंज करना, जैसे मान लीजिए, और रूट का मतलब इसका कुछ बेसिक मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है हैप्पी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एक वर्ड है आपका हैप्पी, है ना। तो हैप्पी जो होता है इसका कुछ अपना बेसिक मीनिंग है। हैप्पी जो है इसका कुछ अपना बेसिक मीनिंग है। और इस हैप्पी मतलब खुश, और इसके पहले अगर हम अन लगा दें, क्या लगा दें? अन, तो क्या बन गया? नया वर्ड देखिए बना आपके लिए, वो क्या बना? अनहैप्पी। न्यू वर्ड बना कि नहीं बना? तो वर्ड फॉर्मेशन ऐसा ही होता है। तो हैप्पी हो गया आपका रूट वर्ड, और इस रूट वर्ड से पहले क्या लगा? अन। तो जो पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब ये दोनों वर्ड जुटेगा तो ये एक जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सारा का सारा लेटर आ जाएगा, उसमें कुछ चेंज भी आ सकता है, ठीक है। और मीनिंग जो होता है वो एग्जैक्ट सेम नहीं हो जाएगा, दोनों का मिलता जुलता मीनिंग आएगा, मतलब सिमिलर मीनिंग होगा, सेम मीनिंग नहीं होगा, कुछ ना कुछ सेम सेम सिमिलर मीनिंग जरूर देगा। जैसे एक प्रीफिक्स है अन, तो अन प्रीफिक्स का मतलब होता है नॉट। अन प्रीफिक्स कहीं भी दिखे तो एक मतलब होता है नॉट, अन का और भी बहुत सारा मतलब होता है, तो उसमें से एक मतलब क्या होता है? नॉट। तब आप इसको लगा दीजिएगा तो क्या लग जाएगा? नॉट हैप्पी, है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम इस प्रीफिक्स का एग्जांपल देख लिए, अगर हम थोड़ा सा सफिक्स का समझने का कोशिश करें, तो इसके लिए हम लोग एक नया वर्ड फिर से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिए हेल्प, क्या लिए? हेल्प, और इसमें जोड़ दिए लेस। तो ये जो लेस जुटा और हेल्प क्या हो गया? बेसिक मीनिंग है इसका मदद करना, सबको पता है, तो ये हो गया आपका रूट वर्ड, और इसमें लगा क्या? आगे लगा, और इसका मीनिंग को चेंज कर दिया हेल्पलेस। तो ये जो आगे लगा इसको वर्ड को बोलेंगे सफिक्स, और इसका भी अपना कुछ बेसिक मीनिंग होता है, तो इससे क्या बनाना है वर्ड? हेल्पलेस, ठीक है। दो हो गया। और एक बीच में है आपका इनफिक्स। तो इनफिक्स क्या होता है? इनफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड के बीच में चेंज लाता है। जैसे देखिए पुअर, है ना, पुअर से बना है क्या? पॉवर्टी। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसका बीच वाला वर्ड जो होता है ये चेंज हो गया, है ना। ये चेंज होके कुछ नया मीनिंग ला दिया, आगे पीछे थोड़ा कुछ ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं इनफिक्स, जो मतलब किसी भी वर्ड के बीच में आके चेंज किया वर्ड का, है ना। और आगे, और आगे लगा वर्ड से, अगर पहले लगा तो प्रीफिक्स, और इसके बाद लगा तो वो सफिक्स, और इसके बीच में कुछ लग के चेंज हुआ तो उसको इनफिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये बाकी डिटेल में हम लोग कभी फिर डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे। चलिए, तो इसके बाद वर्ड में अभी हम लोग देख लिया, अब वर्ड में थोड़ा सा एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग का जो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है वो किस पे चल रहा है? वर्ड पे। किस पे चल रहा है? वर्ड पे, है ना।
तो वर्ड में जो सबसे पहला काम होगा हमारा क्या होगा कि सबसे पहले जान लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या होता है। तो वर्ड को हम लोग ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, क्या, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, है ना, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। और जो ये यूनिट है, यही यूनिट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारा बुक में देखे होंगे कि 8 ही दिया जाता है, और बहुत सारा बुक में 9 भी दिया जाता है, डिटरमाइनर्स को भी ले लिया जाता है। तो पहले इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर थोड़ा और इससे डिटेल लेंगे, जानकारी थोड़ा समझेंगे अच्छे से, है ना। तो पहला वर्ड है आपका नाउन। पहला वर्ड क्या है आपका, नाउन। नाउन क्या होता है, ये किसी भी चीज का नेम होता है। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नेम। यानी कि नाउन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड। नाउन को क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड। ये होता है एक एक लैंग्वेज में थोड़ा सा, है ना। फिर दूसरा, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, और वर्ड से ही हम लोग का जो क्लास का सिलेबस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोनाउन क्या करता है, ये रिप्लेस करता है नाउन को, रिप्लेसेस नाउन। एक एक वर्ड में समझ रहे हैं पहले, फिर उसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इस नाउन को कैसे पढ़ना है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और इसके बाद आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। जैसे ए और जे के बीच में जब डी आता है तो उसको डी नहीं पढ़ा जाता है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, तो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो किसको क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाई, क्वालिफाइज, कलर थोड़ा ले लेते हैं, येलो, क्वालिफाइज, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, है ना। और फोर्थ नंबर पे जो होगा एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, वर्ब। क्या होगा, वर्ब, है ना। तो वर्ब में ये क्या होता है, एक एक्शन वर्ड भी होता है और नॉन एक्शन भी दिखाता है। एक्शन और नॉन एक्शन दोनों काम करता है। ये हो गया किसमें, वर्ब में। और इसके बाद पांचवा कैटेगरी जो है आपका वो किस में आ जाएगा, एडवर्ब में। किसमें, एडवर्ब। एकदम बेसिक दे रहे हैं इसका, तो और भी होता है। एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है वर्ब, वर्ब को क्वालिफाइज वर्ब। वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और खुद एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। छठा है फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के लिए हम लोग क्या दे देंगे, प्रीपोजिशन जो होता है ना वो रिलेट कराने का काम करता है वर्ड में, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिंग वर्ड, है ना। और सातवां क्या है आपका, प्रीपोजिशन के बाद होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है आपका, कंजंक्शन होता है कनेक्टिंग वर्ड्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स बोल सकते हैं आप, ज्वाइनिंग वर्ड्स। और एक लास्ट आठवां इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसको बोलेंगे, सडन फीलिंग और इमोशन को जो दिखाता है, सडन फीलिंग और इमोशंस, है ना। ये तो देख लिया कि एक एक वर्ड में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास किए वर्ड को, और इंग्लिश यहीं से स्टार्ट हो जाता है, वर्ड से ही। आप वर्ड को जितने अच्छे से समझेंगे आपका काम उतना आसान हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा इसका जो होता है ना, पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको कैसे पढ़ना है। जैसे वर्ड तो जान लिए, नाउन का डेफिनेशन सब तो जान लेते हैं, बचपन से भी देखे हैं, नाउन प्रोनाउन। नाउन का होता है नेमिंग वर्ड, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, वो तो पढ़ना ही है ना। लेकिन इसका जो मेन होता है ना वो पढ़ना होता है, हम लोग को जो ग्रामर पढ़ना होता है वो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल ग्रामर। यानी कि फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रामर का मतलब होता है कि वो काम किस किस तरह से करता है, ये हमको जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम अभी अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप मेरा फंक्शन देख रहे हैं कैसा, एज ए
टीचर का। कैसा देख रहे हैं अजय? टीचर का। तो मेरा एक काम हो गया, आपको पता है। और दूसरा आपको ये भी पता है कि अगर हम मम्मी हमको बुलाएगी जैसे कुछ भी बोल के, तो हम मम्मी के लिए क्या हो जाएंगे? एक बेटा हो जाएंगे, सन हो जाएंगे। और आप हमको अगर अभी देखते कहीं पे भी, जैसे सपोज दैट पुलिस में देखती है किसी भी था ये अगर आप हमको कहीं देखते हैं, मानते किसी को देखते हैं आप हॉस्पिटल में, तो आप उसको अगर पहचान आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर हम ही चले जाएं हॉस्पिटल जाके फिर रोगी को देखने लगे, तो आप हमको कैसे ट्रीट कीजिएगा? एज ए डॉक्टर ट्रीट कीजिएगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको ये देखना होता है कि आप आदमी तो हम ही हैं, हम ही एक जगह पे टीचर का काम कर रहे हैं, हम ही एक जगह पे बेटा भी बन रहे हैं और हम ही एक जगह डॉक्टर भी बन रहे हैं। तो आपको इंग्लिश में भी वही करना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका फंक्शन देखना है कि नाउन का क्या क्या काम है। जैसे हम एज ए इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? टीचर का भी काम कर रहे हैं, सन का भी कर रहे हैं, तो डॉक्टर का भी काम कर रहे हैं। तो आप कैसे जाने? तो मेरा प्लेस देख के, आप क्या कर रहे हैं वर्क करके, वर्क के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या नाम होना चाहिए। सेम उसी तरीके से ग्रामर में भी होता है कि जैसे नाउन है तो वो काम क्या कर रहा है उस हिसाब से उसका कुछ नाम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा क्या जानना है? उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट जरूरी है, वो किस कौन सा फंक्शन करता है, और फंक्शन के लिए आपको देखना पड़ता है वो क्या कर रहा है। तो उसी तरह से जब ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, तो जब हम लोग फंक्शनल ग्रामर का बात करते हैं, तो हम लोग को ये समझना पड़ता है कि नाउन का क्या क्या फंक्शन है, नाउन क्या क्या कर सकता है, नाउन क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, नाउन का जो फंक्शन है कैसे पहचानेंगे, ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का पर्पस है सिर्फ जानना, है ना, कि नाउन का पहला फंक्शन तो ये होता है कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है भाई? सब्जेक्ट का काम करता है। दूसरा काम नाउन का क्या होता है? नाउन ऑब्जेक्ट का तरह से काम आता है। नाउन का दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि नाउन ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तीसरा काम क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब क्या होता है, ये चीज एक एक करके थोड़ा थोड़ा भी डिस्कस करेंगे और बाकी आपको क्लास में डिस्कस किया जाएगा डिटेल में, है ना। तो अभी आपको सिर्फ नाम जानना है कि ये ऐसे हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, नाउन का पहला फंक्शन क्या हो गया? ये सब्जेक्ट की तरह से काम करता है। और दूसरा फंक्शन क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है। और तीसरा काम क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और चौथा फंक्शन जो इसका है, और भी फंक्शन है लेकिन हम लोग के सिलेबस के हिसाब से यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना में ही काम चल जाएगा। और चौथा फंक्शन है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या याद रखना है? नाउन तो पहचानने आना चाहिए। पहला काम क्या है ग्रामर में? पहला जो टेक्निक है वो है आइडेंटिफिकेशन, कि आप कोई भी वर्ड देखें और उसको आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान पाए, हाँ ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। फिर जब वो आप पहचान लेंगे उसको, तब आपको दूसरा मतलब क्या है, पहले आपको पहचानने तो आना चाहिए कि हम ही हैं, वहाँ टीचर है भी हैं, सन का भी काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में भी है, तो सबसे पहले तो मेरा पहचान जरूरी था। तब तो उसी तरीके से ग्रामर में भी सबसे पहले होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना पहला पॉइंट है। दूसरा तब आता है उसका फंक्शन, कि वो काम किस तरह से कर रहा है। तो जब पहला पार्ट अच्छे से रहेगा दूसरा भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको उतना डिटेल नहीं करेंगे, बस जान लिए कि नाउन का काम कौन कौन सा है भाई। तो चार तरह से नाउन काम करता है। कौन कौन? तो नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। हो सकता है कि आपके लिए एक न्यू वर्ड आ गया होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का, उसमें टेंशन नहीं लेना है, आपको समझाएंगे एक एक करके जब कॉम्प्लीमेंट आएंगे सेंटेंस वाला पार्ट पे, तब और अच्छे से। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट के मीनिंग को, जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के मीनिंग को जो कंप्लीट कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका थोड़ा सा, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, देखिए अगर आपको थोड़ा भी इंग्लिश आता है तब तो ये बहुत आराम से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेना नहीं है। इसको हम लोग वन बाय वन करके जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नाउन पहले पढ़ेंगे, पहचान करेंगे, तब फंक्शन में आएंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अभी बस जिसको थोड़ा बहुत बेसिक है वो देखें, आराम से समझ में आएगा। और जिसको नहीं भी आ रहा है समझ में, बस खाली वो देख लें ताकि वो आपको पता चल पाए कि इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लिखते हैं, लिखें हम एक एग्जाम्पल, सुमन लाइक्स सिमरन। एक एग्जाम्पल लिखे, ठीक है।
तो देखिए इसमें इस सब्जेक्ट में यहाँ तक ये जब सेंटेंस बन गया तो इसमें कुछ बेसिक चीजें होता है जो पता होना चाहिए। खैर उसको आगे तो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देते हैं ताकि समझ में आसानी से आ पाए। तो जैसे यहाँ पे देखिए लाइक्स जो है ना, यहाँ पे ये है आपका वर्ब। लाइक्स क्या है अपने आप में? वर्ब है। लाइक्स है अपने आप में वर्ब। और ये जो वर्ब होता है, यहाँ से दो बात ध्यान रखना है। अगर इस वर्ब से पहले अगर ये एक्शन वर्ब है तब, अगर ये एक्शन वर्ड है तब आपको ये लगाना है। अगर एक्शन वर्ड नहीं है तब ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तब वो क्या करेगा तो धीरे धीरे सीखेंगे आगे चल के। तो अगर ये वर्ब एक्शन है, जैसे लाइक एक्शन वर्ड में आ गया, तो आप अगर इस वर्ब से पहले आप क्वेश्चन करते हैं हु का या व्हाट का, हु का या व्हाट का, और अगर आपको इसका आंसर मिलता है, हु और व्हाट से अगर इसका आंसर मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो दो डेफिनेशन बोल सकते हैं बेसिक तौर पे। पहला डेफिनेशन आप इसको बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन, जो कोई काम कर रहा है, जो एक्शन को कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये तो हो गया पहला। दूसरा डेफिनेशन ये भी हो जाएगा कि अगर एक्शन नहीं है तो फिर सब्जेक्ट किसको होगा? तो जो स्टेट को बतलाए, जो स्टेट को बतलाए, अवस्था को बतलाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। समझ में आ गया? सब्जेक्ट क्या होता है? ये इसको बोल सकते हैं सब्जेक्ट इज द वन, सब्जेक्ट इज द वन whom which we talk about, whom which we talk about, जिसके बारे में हम कुछ बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आ गया? अभी के लिए हम लोग को सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन होता है ये वाला से ही काम चल जाएगा। पहला क्या है? डूअर ऑफ एन एक्शन। और दूसरा अगर एक्शन नहीं है तो वो किसके बारे में बात हो रहा है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा है उसको भी क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है हु, ये होता है किसके लिए? अगर वर्ड, इस वर्ब से पहले अगर ये लिविंग नाउन है। कैसा नाउन है? लिविंग नाउन है ना। तो आप क्वेश्चन करेंगे हु से। किससे करेंगे? हु इसको यूज करना है लिविंग नाउन के लिए, लिविंग नाउन के लिए। और व्हाट का जो यूज करना है, पेन अलग कर लेते हैं, व्हाट करना है नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, है ना। तो चलिए अभी तो हम लोग के लिए क्या है वहां पे सेंटेंस में? लिविंग है। तो सुमन जो है यहाँ पे, सुमन, हु लाइक सिमरन, जैसे सुमन को ढक दिए, ठीक है, और उसके बाद बोले हु लाइक सिमरन, तो हु का आंसर क्या आया? सुमन। सुमन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद, इस वर्ब के बाद, जैसे हु से या व्हाट से आया तो हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद अगर आंसर हुम से या व्हाट से मिल जाए, हुम से या व्हाट से मिल जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन। एक्शन को जो रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सुमन क्या हो गया? सब्जेक्ट, और सिमरन क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। सिमरन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग जो पहला काम समझे, तो बताइए ये जो सब्जेक्ट है, ये सुमन किसी का नाम है, क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन का जो पहला फंक्शन है ये कैसा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। दूसरा यहाँ पे सिमरन, ये भी क्या है? इस नाम ही है, तो मतलब ये भी कॉमन क्या है? तो ये भी नाउन है। ठीक है। और सुमन भी क्या था? अपने आप में नाउन था। सुमन भी अपने आप में नाउन था, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है ना। दोनों का काम कल क्या है? अलग अलग। ये देखिए सुमन भी यहाँ पे क्या है? नाउन। और सिमरन भी क्या है यहाँ पे? नाउन। तो कॉमन तो दोनों में नाउन हो गया। तो फिर इसको ग्रामर में बात है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, तो हु लाइक्स यानी कि एक्शन का कौन जो बता रहा है कि लाइक कौन कर रहा है? सुमन, ये एक्शन करने का बता रहा है। और दूसरा सिमरन जो है वो एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। मतलब क्या है? एक डूअर है और एक रिसीवर है। तो ऑब्जेक्ट का एक और डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, क्या? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है। तो दोनों का काम अलग अलग हो गया। ये हो गया एक्शन करने वाला, और ये हो गया एक्शन को रिसीव करने वाला। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
तो दो को ये फंक्शन देख लिया आराम से। चलिए दो फंक्शन समझ लिए तो अब आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं सेंटेंस, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, यानी कि यू आर के बाद अगर हम इस बॉक्स में जो है इसको अगर हम ढक दें, यू आर कुछ मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग आ रहा है। तुम, यू हो गया सब्जेक्ट, यू क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, है ना। और अगर हम इस वाले वर्ड को ढक दें और स्टूडेंट को, तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा अपने आप में। इसका मतलब हुआ कि ये जो मीनिंग है अ स्टूडेंट, ये कोई एक्शन तो है नहीं, यहाँ पे एक्शन तो हो नहीं रहा है, ये एक्शन वर्ड तो है नहीं, ये किसको दिखा रहा है, नॉन एक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, नॉन एक्शन को, यानी कि स्टेट को। नॉन एक्शन में भी क्या दिखा रहा है, स्टेट, अवस्था दिखा रहा है। तो अगर इसको ढक देते हैं तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो इसका मतलब होता है कि यू के मीनिंग को कंप्लीट कौन कर रहा है, अ स्टूडेंट। यू के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है और यू है अपने आप में सब्जेक्ट, तो अ स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे इसको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं यू आर सिंसियर, यू आर सिंसियर। यू आर सिंसियर जब लिखे तो यहाँ पे भी एक्शन नहीं है, ये भी स्टेट बतला रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सिंसियर वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। और ये किसके लिए बता रहा है, क्वालिटी के लिए, ये उसका क्वालिटी बतला रहा है। क्या बता रहा है, उसका क्वालिटी। ये भी हो जाएगा तुम्हारा का सब्जेक्ट का क्वालिटी को पूरा कर रहा है, तो इसको ये क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, माय फादर इज अ टीचर। जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं, माय फादर इज अ टीचर। अगर हम बोले माय फादर इज अ टीचर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब माय फादर हो गया सब्जेक्ट, और इसके मीनिंग को कंप्लीट कौन कर रहा है, अ टीचर। अ टीचर हो गया क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये किसका एग्जांपल हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही बहुत सारा यूज होता है, तो इसको एक एक वन बाय वन करके देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार चेक किया जाए। तो नेक्स्ट ये हो गया आपका नाउन का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा देख लिए नाउन के बारे में कैसे क्या पढ़ना है, उसका फंक्शन। दूसरा जो आता है वो प्रोनाउन। दूसरा क्या है, प्रोनाउन का भी एक दो केस देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से कि कैसे समझना है प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन का इम्पोर्टेंट जो होता है ना, जहाँ से कि बच्चा को टेस्ट किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको बोलते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। क्या बोला जाता है, केसेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का केस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि सुमन, तो एक एग्जांपल लिए थे, सुमन लाइक्स सिमरन। क्या बोले थे, सुमन लाइक्स सिमरन। अगर यहाँ पे सेंटेंस देखिए तो ये केसेस ऑफ प्रोनाउन है। यहाँ पे सुमन को हम लोग किससे चेंज कर सकते हैं, ही से। और लाइक्स के लिए अलग अलग केस है, लड़का है तो ही, और लड़की है तो क्या होना चाहिए, सी होता है। लेकिन अगर हम यहाँ ही लाइक सी लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, तो इसलिए प्रोनाउन का नॉलेज होना चाहिए। और प्रोनाउन का नॉलेज में भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको का फंक्शन पता होना चाहिए नाउन का। तो फंक्शन यहाँ पे जो सुमन है वो क्या कर रहा है, एस मतलब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सिमरन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जो ही होता है वो सब्जेक्टिव केस है, और सी भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन इसका जगह है क्या सब्जेक्ट का, सिमरन के जगह पे डाल रहे हैं, तो सी तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जगह पे सिमरन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है। तो ऑब्जेक्ट की जगह के लिए क्या यूज करेंगे, चूंकि ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ लिखेंगे ही लाइक्स। सी नहीं होगा, यहाँ पे होगा हर। क्यों हुआ हर, समझ में आया। तो आपको अगर फंक्शन नहीं पता होगा तो आप प्रोनाउन भी अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, है ना।
क्योंकि सिमरन का जो रीजन है वो रीजन क्या था, अगर आप कर भी देते तो बना भी देते ही लाइक्स हर, लेकिन आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों हुआ हर, क्योंकि सिमरन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ही का जो सब्जेक्ट ही क्या है आपका, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है आपको पता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका, हर। इसीलिए उसका प्रोनाउन तो पहचान होने चाहिए, जैसे आई है सब्जेक्टिव केस तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया। इसमें हम कुछ और चीज करके दिखाते हैं, जैसे कि एक नया स्लाइड लेते हैं, अभी इसी से बोलते हैं। जैसे क्या था यहाँ पे, सुमन लाइक्स सिमरन, सुमन लाइक्स सिमरन, और इसी चीज को हम पलट देते हैं सेंटेंस को, अगर हम ऐसा बोल दें सिमरन लाइक्स सुमन, क्या लिख दिए, सिमरन लाइक्स सुमन। तो सुमन लाइक्स सिमरन में सुमन है डूअर, तो यहाँ पे सुमन हो गया सब्जेक्ट और सिमरन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब इसके लिए अगर प्रोनाउन यूज करें तो ही हो जाएगा सुमन के लिए, ही लाइक्स, ऑब्जेक्टिव केस है सिमरन लड़की है तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए हर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको जब चेंज करेंगे सिमरन लाइक्स सुमन, तो सिमरन यहाँ पे डूअर हो गया, तो डूअर मतलब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर मतलब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और सुमन क्या हो गया, सिमरन लाइक्स सुमन, सुमन हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस, तो सुमन सिमरन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, और लाइक्स, और ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये आपको जब तभी अच्छे से कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ जब आपको इसका बेसिक नॉलेज पता, इसलिए आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानना क्यों जरूरी है, तभी आप प्रोनाउन का भी यूज सही से कर पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं, प्रोनाउन में जो अमूमन खासतौर पे गलतियां होती है उसमें कुछ ऐसा भी गलती करता है बच्चा। देखिए जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे योर्स इज अ यूनिक आइडिया, योर्स इज अ यूनिक आइडिया, योर्स इज अ यूनिक आइडिया का मतलब समझ रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पे योर में लगा के एस लग गया है तो योर्स हो गया है, तो इसका मतलब होता है कुछ, क्या होता है पता है, इसका अगर मीनिंग अगर निकाले ना योर्स का, तो योर यहाँ पे होगा योर आइडिया। ये क्या है यहाँ पे पता है आपको, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये पजेसिव प्रोनाउन जो है ना, पजेसिव प्रोनाउन, ये मीनिंग योर इज अ यूनिक आइडिया का मतलब होता है योर आइडिया। यहाँ पे जो एस लगा है ये किसको रेप्लिकेट कर रहा है, योर आइडिया, योर आइडिया। अब इसका मीनिंग समझिए पूरा लगाइए, तो योर आइडिया को हटा के क्या लगा दिया, एक पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया, एस लगा दिया है ना, तो योर आइडिया, इसको रिपीट नहीं करना पड़ा वर्ड को। योर्स इज अ यूनिक आइडिया का मतलब होता है योर आइडिया इज अ यूनिक आइडिया। तो अब इसको लिखने से ये रिपीटेशन ज्यादा आ रहा था, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखते, योर आइडिया इज अ यूनिक आइडिया, थोड़ा साउंड का इशू आ रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया, ग्रामरियंस ने ये आइडिया को रिप्लिकेट हटा दिया और इसके लिए एक जुगाड़ बैठा दिया, क्या, योर्स इज अ यूनिक आइडिया। बात समझ में आ गया कि जब भी पजेसिव प्रोनाउन रहेगा तो उसका क्या मीनिंग होता है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं अगर हम इसको बोलते हैं, मान लीजिए दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक, तो अभी आप क्या देखें कि योर है यहाँ पे, है ना, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव। और अभी इससे पहले वाला में जो किए थे तो वहाँ पे योर्स था, एस लगा हुआ था, तो वो पजेसिव प्रोनाउन हो गया था। तो जब ये एडजेक्टिव आ गया ना, जब ये एडजेक्टिव बन जाता है एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। और वहाँ पे जब लिखे थे योर्स इज अ यूनिक आइडिया था, क्या था, योर्स इज अ यूनिक आइडिया। तो योर्स इज अ यूनिक आइडिया में ध्यान से देखिए, योर्स के बाद कहीं नाउन है, नहीं है, नहीं ना, इज आ गया, इसलिए ये क्या था, पजेसिव प्रोनाउन था, ये क्या था, पजेसिव प्रोनाउन, है ना। तो ये छोटा छोटा चीज ध्यान रखना होता है, और जब ये एस हटा तो ये एडजेक्टिव बन गया, तो इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा, ये सही है, ठीक है।
और ऐसी बात को, इसी को अगर हम इसमें लिखना चाहें पजेसिव प्रोनाउन में, तो इसको लिखते क्या पता है? लिखते हम दिस बुक इज योर्स। हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बुक इज योर्स। तो इसका मतलब क्या होगा? तो आपको अभी जस्ट सीख लिया कि योर्स का मतलब होगा यहाँ पे योर बुक। योर बुक क्यों हो गया? ये नाउन चेंज हो रहा है क्योंकि वहाँ पे यूनिक आइडिया था और यहाँ पे बात किसका हो रहा था? बुक का। तो इसलिए यहाँ पे योर्स में क्या छिपा हुआ है? बुक छिपा हुआ है। तो दिस बुक इज योर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे जो योर्स था, ये किसके जगह पे काम कर रहा था? सब्जेक्ट के जगह पे। किसके जगह पे? सब्जेक्ट के जगह पे। और यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, किसके जगह पे कर रहा है? वर्ब के बाद आया, तो इसको आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। किसके तरह से? ऑब्जेक्ट की तरह से, है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं, योर्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, योर्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। अब फिर से, अब देखिए यहाँ पे योर्स का मीनिंग लगाइए, तो क्या? योर्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर बुक इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। इसका मीनिंग क्या लगाइएगा? योर बुक, है ना? और चूंकि ये बुक नाउन था तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया था, और चूंकि यहाँ पे दोनों को मिला के एक नया वर्ड बना दिए योर्स, और इसलिए क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया कुछ प्रोनाउन का बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगला जो था पार्ट वर्ड, वो था आपका एडजेक्टिव। वो क्या है आपका? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव में भी दो तरह का एडजेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कितना पार्ट में? दो पार्ट में। एक होता है कौन का? एक होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो सकता है आप लोग के लिए कुछ नया होगा। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना? अब आता है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बुक लिखते हैं, एक बुक, ये क्वेश्चन लिखते हैं हम, मनीषा इज ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस लिखें, मनीषा इज ब्यूटीफुल। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, मनीषा इज अ मनीषा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए इसमें क्या अंतर है? एक यहाँ पे भी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे ब्यूटीफुल है। देखिए वर्ड एक ही है लेकिन यहाँ पे दोनों का फंक्शन अलग अलग है। यही फंक्शन को आपको समझना है ना? पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो होता है ना ब्यूटीफुल, इसके बाद कोई नाउन आया है क्या? इसके बाद कोई नाउन दिख रहा है? नहीं है, फुल स्टॉप है। ये जब जब भी एडजेक्टिव हो उसके बाद नाउन नहीं आए, कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन नहीं है, इसके बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव है तो नाउन तो होगा। तो मनीषा इज ब्यूटीफुल, तो मनीषा के बारे में बता रहा है, तो इस नाउन के बारे में बताया। लेकिन क्या इस एडजेक्टिव के बगल में आगे या पीछे कहीं वर्ड है नाउन? ब्यूटीफुल के बगल में तो नहीं है। तो ऐसे एडजेक्टिव को बोलते हैं क्या हम लोग? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, मनीषा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल आया है किसके लिए आया है? मनीषा के लिए नहीं आया है। ये ब्यूटीफुल आया किसके लिए? गर्ल के लिए। और गर्ल क्या है अपने आप में? नाउन। और यहाँ पे ब्यूटीफुल आया था किसके लिए? मनीषा के लिए। तो यहाँ से ब्यूटीफुल को क्या बोल सकते हैं आप? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट के मीनिंग को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, तो इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। मनीषा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे ब्यूटीफुल जो आया है वो गर्ल के लिए आया है। और दूसरा बात कि जब भी आर्टिकल देख लीजिए ए एंड द, तो वो समझ जाएगी उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। ये जो ए आया है वो किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। और ब्यूटीफुल भी किसके लिए जो है? गर्ल के लिए। तो अब ऐसा एडजेक्टिव जिसके बाद क्या हो? नाउन हो, तो इस एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या बोलते हैं उसको? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना? चलिए
तो एडजेक्टिव के बारे में इतना सा बात ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव के बाद अगला जो आता है वो आता है वर्ब। क्या आता है? वर्ब। वर्ब का बहुत सारा काम है, इसमें से दो अभी हम लोग के लिए काफ़ी है। एक होता है पहला एक्शन वर्ड। वर्ब में क्या इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना हम लोग के लिए? एक्शन वर्ड को जानना, जो कि पढ़े भी हैं बचपन से, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पता है सबको। और दूसरा जो होता है वो आता है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, एक काम ये भी होता है किसी का स्टेट बतलाना, एक और होता है पोजीशन बतलाना। तो बहुत सारा वर्ब है ना, तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे वर्ब का कैटेगरी। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में, कुछ हो या ना हो, वर्ब का होना ज़्यादा जरूरी होता है। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज पहला एग्जांपल लेते हैं, यू आर इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट, बताइए यहाँ पे यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है कौन? इंटेलिजेंट। इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आर है, तो आर क्या बतला रहा है? इसका स्टेट ऑफ बीइंग बतला रहा है ना, स्टेट ऑफ बीइंग। ये हो गया क्या? स्टेट वर्ब, स्टेटिव वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग जो बतलाता है वो स्टेटिव वर्ब है ना। चलिए तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू आर राइटिंग एन ऐसे। यू आर राइटिंग एन ऐसे। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो ये क्या है आपका? आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, और राइटिंग एक्शन वर्ड है, तो ये हो गया आपका क्या? मेन वर्ब हो गया। ये क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब मतलब ये एक्शन वर्ब, ये क्या हो गया? एक्शन वर्ब। और जो एन एशे है वो आपका क्या हो गया? उसके मीनिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। ये राइटिंग व्हाट, तो ऑब्जेक्ट वर्ब पे गए, व्हाट का आंसर दिया। यू आर राइटिंग व्हाट, तो एन एस ए, तो एन एस ए क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया है ना। और ये यू क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। इस तरह से अब अगर आप पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं इंग्लिश को तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे लिखते हैं एक, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार हैज बीन, अक्षय कुमार हैज बीन एक्टिंग फॉर 20 ईयर्स। अगर ऐसे लिखते हैं है ना, तो क्या होगा इसमें? चलिए इसमें सबसे पहले देखिए क्या किसके बारे में बात हो रहा है? किसके बारे में बात हो रहा है? ये अक्षय कुमार के बारे में। तो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। एक्टिंग क्या हो गया यहाँ पे? मेन वर्ब। और ये हैज़ बीन क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हैज़ बीन क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब है ना। और वहीं पे एक और सेंटेंस लिखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अक्षय कुमार, यही डिफरेंस आपको समझना है। अक्षय कुमार हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर। हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर। देखिए अक्षय कुमार हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर, यहाँ पे जो हैज़ बीन है ना, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था। यहाँ पे हैज़ बीन क्या हो गया? उसका स्टेट ऑफ बीइंग बतला रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब हो गया। स्टेटिव वर्ब, उसका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है क्या अक्षय कुमार क्या ग्रेट एक्टर है, और वहाँ पे उसका एक्शन बतला रहा था, तो यहाँ पे हैज़ बीन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, तब समझ, यही सीखना है आपको। अक्षय कुमार क्या होगा? सब्जेक्ट। अगर आप ऐसा करने लगिएगा तो आपको ग्रामर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है ग्रामर को समझने का। जब तक आप वर्ड का पोस्टमार्टम नहीं कर पाते हैं तो समझिए थोड़ा सा आपको ग्रामर में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे एक और सेंटेंस जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है। एक क्वेश्चन है, हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन, सोच के बताइए यहाँ पे क्या है? ये क्या बतला रहा है? हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, ये जो होता है ये ड्यूरेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ड्यूरेशन को, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, बात को। ये हैव इन होता है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ये याद रखना है, थोड़ा सा एक दो सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं अच्छे से।
जैसे लिखते हैं अक्षय कुमार ये जो हैव यू बीन रहता है ना, ये हैव यू बीन, ये उसका ड्यूरेशन को बतलाता है। किसको बतलाता है? ड्यूरेशन को। और एक और सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं जैसे यहाँ पे आपको ये याद रखना थोड़ा सा कि इज एम आर, ये है ना, इज एम आर जो होता है वो मोमेंट को बतलाता है। किसको बतलाता है? मोमेंट को, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। हाउ आर यू जैसे बोलते हैं, हाउ आर यू जो यूज होता है वो मोमेंट पे बताने, उस मोमेंट पे आप कैसे हैं वो बता रहा है। लेकिन अगर पूछता है हाउ हैव यू बीन, तो ड्यूरेशन का पूछ रहा है। इसको हैज या हैव के बाद अगर बीन लगा के पूछा जाए, ये क्या पूछ रहा है? ड्यूरेशन, आजकल आप कैसे हैं, है ना। ये होता है डिफरेंस। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब वो आपका ड्यूरेशन के बारे में जानना चाह रहा है कि आपका कैसा दिन चल रहा है। हाउ हैव यू बीन, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे अगर बोलते हैं हाउ आर यू, इसका मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। हाउ हैव यू बीन का मतलब आपका ड्यूरेशन कैसा, आप जैसे बहुत दिनों के बाद मिले। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी से 10 साल के बाद मिले, तो आप उससे क्या पूछिएगा? हाउ आर यू नहीं, हाउ हैव यू बीन, मतलब लंबा जो फेज है, बहुत दिन के बाद आप मिल रहे हैं, तो उसमें कैसे थे। ठीक है, तो इसे हाउ आर यू जब बोलते हैं तो वो उस पर्टिकुलर मोमेंट का हालचाल पूछ रहे हैं, और हैव यू बीन जब बोलते हैं तो वो ड्यूरेशन का पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए और कुछ इसमें अगर देखना है तो हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा, कुछ एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं वर्ब का, जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ही इज़ रिच, ही इज़ रिच, तो अब यहाँ पे देखिए जो इज आया ना, ये आपका उस मोमेंट पे बता रहा है कि ही इज़ रिच, उस मोमेंट पे बता रहा है कि वो क्या है? रिच है ना, इज एम आर से उस मोमेंट पे। और वो ये हैज़ हैव जो रहता है प्लस बीन जो रहता है वो ड्यूरेशन बतलाता है। जैसे बोलते हैं ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, तो इज जो वहां पे आया तो ये क्या बता रहा है? उसको मोमेंट पे बता रहा है ना, वो एक्शन कंटिन्यू है। जैसे बोलते हैं यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यहाँ पे जो हैव आया वो क्या बतलाएगा? ड्यूरेशन को, यू हैव कंप्लीटेड। जैसे एक और यहाँ तक बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या चीज़ सीखने वाला बात था कि जो बी फॉर्म होता है वर्ब, बी फॉर्म, कलर चेंज कर लेते हैं। बी फॉर्म जो आता है, जैसे बी फॉर्म में क्या क्या आएगा आपका? बी फॉर्म में आएगा, बी फॉर्म का प्रेजेंट का फॉर्म होता है इज एम आर, है ना। और पास्ट का जो फॉर्म होता है वो होता है वॉज वर। ये सब का सब कहीं भी आपको दिख जाए इज एम आर वॉज वर, तो ये समझ लीजिए किसका फॉर्म है? प्रेजेंट का, ये बी का फॉर्म है। और इसके बाद अगर एक्शन नहीं है तो ये कैसा बतलाता है? स्टेटिव वर्ब, स्टेट बतलाता है, स्टेटिव वर्ब। और दूसरा चीज इसका पहचान ये है कि या तो इज एम आर वॉज वर, है ना, और इसके बाद याद रखिएगा कि अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो पेसिव स्ट्रक्चर में, किसमें है? पेसिव फॉर्म में। पेसिव फॉर्म में होने के लिए क्या होना चाहिए? इज एम आर नहीं होना चाहिए, बी का ही फॉर्म है। यानी कि पेसिव होने के लिए बस दो चीज होना चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म, या तो डायरेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखे, या तो इज एम आर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म दिखे, तो वो भी समझ जाइए कि वो किस में है? पेसिव फॉर्म में। ठीक है भैया, इसके बाद ये भी होता है इज एम आर वॉज वर, है ना, वॉज और वर, ये सब के साथ प्लस आईएनजी फॉर्म लगता है। क्या लगता है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और अगर ये दोनों फॉर्म में नहीं है तो वो समझ लीजिए कि एमआर से वो क्या बतला रहा है? स्टेट बतला रहा है। ठीक है, क्या बतला रहा है? स्टेट। और हैज हैव जो होता है, हैज और हैव, इससे काम होता है पोजीशन बताने का, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन। इसका जो मेन वर्ब होता है, जब अगर ये मेन वर्ब होता है तो हम इसको बोलते हैं मेन वर्ब ऑफ पोजीशन, मेन वर्ब ऑफ पोजीशन। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट वर्ब। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये चलते हैं आप एडवर्ब। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो एडवर्ब जो होता है ना वो बेसिकली क्या करता है? जैसे अभी तक क्या क्या देखे? नाउन देखे, फिर क्या देखे?
प्रोनाउन देखें, फिर क्या देखें, एडजेक्टिव, है ना, और इसके बाद क्या देखें, वर्ब देखें, और क्या देखें अभी, एडवर्ब देखना है ना। देखिए इसको याद कैसे रखना है। जो एडजेक्टिव होता है ना, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बोल चल वो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को। किसको, एडजेक्टिव किसके बदले में किसका क्वालिटी बताता है, किसको क्वालिफाई करता है, तो या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद अगर हम वर्ब पे आ जाएं, तो एक वर्ब एडवर्ब जो होता है, वो एडवर्ब क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को, या एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसी दूसरे एडवर्ब, है ना। अगर ये फ्लो चार्ट आपके ब्रेन में आ गया तो समझ लीजिएगा आसान। जैसे क्या होता है इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं हम, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, है ना, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ही क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, स्पीक्स क्या हो गया वर्ब, और फ्लुएंटली क्या किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही स्पीक्स हाउ फ्लुएंटली, स्पीक्स हाउ, तो स्पीक्स को मॉडिफाई कर रहा है फ्लुएंटली, फ्लुएंटली क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्लुएंटली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। और जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये किसका आंसर देता है, हाउ का, इसका आंसर देता है हाउ का, है ना। अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े बेसिक में तो टेंशन नहीं लेना है, आपको इतना चीज़ आना चाहिए जो भी हम लोग कर रहे हैं। अगर इतना चीज़ आपको आ रहा है तो समझिए कि आपको इंग्लिश आ रहा है। इंग्लिश में बस दो ही चीज़ होता है, एक वर्ड प्लेसमेंट और वर्ड सिलेक्शन, उस पर भी बात करेंगे बाद में। चलिए, और यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप समझ सकते हैं कि अगर कभी भी एडजेक्टिव के बाद एल वाई जुड़ता है तो आप उस वर्ड को एडवर्ब, एडवर्ब बन जाता है, वो वर्ब क्या बन जाता है एडवर्ब। और अगर कोई नाउन है, जनरली नाउन है, जनरली का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में, कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, तो नाउन के लास्ट में अगर एल वाई ऐड हो गया तो वो वर्ड चेंज हो जाता है किसमें, एडजेक्टिव में, है ना। तो चलिए, तो ये हो गया फ्लुएंटली। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं अगर, ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली, ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली। अब इस सेंटेंस को देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो स्पीक्स है, स्पीक्स क्या है एडवर्ब है, सॉरी स्पीक्स क्या है वर्ब है, और यहाँ पे फ्लुएंटली क्या है आपका, एक एडवर्ब है। और इस एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्वाइट फ्लुएंटली, कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली, ये भी एक क्या है एडवर्ब, और ये एडवर्ब क्या कर रहा है, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। और यहाँ पे जो ये है ना, ये क्वाइट किस तरह का एडवर्ब, ये है एडवर्ब, ये क्वाइट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये कैसे होता है जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो उसमें कवर करेंगे। और ये फ्लुएंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को दिखाता है। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज लेते हैं। हम्म, तो अब एक और जो वर्ड है, जैसे मान लीजिए कि है, ही वेरी इज वेरी फ्लुएंट, इज वेरी फ्लुएंट स्पीकर, इज वेरी फ्लुएंट स्पीकर। अब इसको अगर कैटेगरी वाइज देखिएगा तो ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, और वेरी फ्लुएंट स्पीकर, अगर आप ही इज तो ही के बारे में देखिए क्या है इसका स्पीकर, स्पीकर क्या है यहाँ पे नाउन, स्पीकर क्या है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, फ्लुएंट स्पीकर बोल रहा है, क्या बता रहा है फ्लुएंट स्पीकर, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और जो ये है फ्लुएंट क्या है वेरी फ्लुएंट, इसके बारे में ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी फ्लुएंट बोल रहा है ना, वेरी फ्लुएंट। ये जो वेरी वर्ड है पीछे से नहीं आना है आगे से आना है, थोड़ा सा देखिए, ये है फ्लुएंट, ये है स्पीकर, तो इसको थोड़ा सा देखिए,
ये क्या है आपका वेरी। तो जो वेरी फ्लुएंट है, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, फ्लुएंट को। और फ्लुएंट अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, स्पीकर को। और स्पीकर अपने आप में क्या है, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है वो एडजेक्टिव, और फ्लुएंट को ये कर रहा है तो एडवर्ब, है ना। ये तीनों। और एक इसमें एक छोटा सा हिंट भी दे देते हैं आपको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि नाउन की जब भी रहेगा तो उसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आना ही आना है। नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रीपोजिशन का। एडवर्ब हो गया, फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में क्या क्या चीज़ देखना है, अच्छे से समझना है, जिससे कि क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसमें आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसमें कि फिक्स जोड़ी बनता है वर्ड के साथ। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड लिखते हैं एग्री, अग्री विद यू, अग्री विद यू एक हुआ। और एक है अग्री ऑन प्राइस, अग्री ऑन प्राइस। इसका दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये याद रखना कि जब भी प्राइस का बात होता है ना, कोई भी चीज़ का प्राइस का बात हो रहा है तो उसके अग्री के साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। और अग्री के साथ अगर यहाँ पे जैसे ये है यू, यू क्या है, एक पर्सन है। यू क्या है, एक पर्सन है ना। जब पर्सन होगा तो पर्सन के लिए अग्री के साथ क्या लगता है, विद लगता है। क्या लगता है, विद। ठीक है। तो ऐसा ही छोटा छोटा प्रीपोजिशनल फ्रेज ये सब देखना होता है। चलिए। कम्युनिस्ट में और कुछ कुछ चीज़ें में जैसे कन्फ्यूजन होता है बच्चा को। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं कम इन, तो कम इन में जो होता है यहाँ पे इन क्या है यहाँ पे, तो बहुत लोग बोल देते हैं प्रीपोजिशन, तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि कम जो होता है ये वर्ब है, और इस वर्ब जो है ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ये हो गया एडवर्ब, यहाँ पे हो गया एडवर्ब। ठीक है। चलिए, तो प्रीपोजिशन के बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग का वो होने वाला है कंजंक्शन। इसका कंजंक्शन। हाँ, और जो डिटरमाइनर है ना वो एडजेक्टिव में ही आ जाता है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। कंजंक्शन जो होता है वो होता है आपका ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, ज्वाइनिंग। ये होता है आपका ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन क्या है आपका, ज्वाइनिंग वर्ड्स है ना। तो ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब जो ज्वाइन करता है, जैसे राम एंड मोहन, वर्ड को भी जोड़ता है, राम एंड मोहन। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि राम भी एक वर्ड है, मोहन भी एक वर्ड है, ये दोनों को काम कर रहा है कौन जोड़ने का, एंड। तो एंड क्या होगा यहाँ पे, कंजंक्शन आ जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट होता है ग्राम, ये कंजंक्शन के बाद आएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। और जो इंटरजेक्शन होता है वो क्या होता है, जैसे कि सडन फीलिंग और इमोशंस को दिखाता है। जैसे कुछ वर्ड्स होता है अलास, ब्राबो, ये सब वर्ड जो होता है, रे, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इंटरजेक्शन वाला वर्ड होता है। इतना वर्ड्स को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो हम लोग को ग्रामर समझ में आएगा। अगर इतना आप वर्ड को पहचानने लगे, समझने लगे, तब जाके आपका लिए ग्रामर जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ पे ही डिपेंड करता है। इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। ग्रामर जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। करते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट में। अभी बस रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग अभी तक कहाँ हैं और कल क्या करेंगे। चलिए, तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं वो क्या देखे हैं कि इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश एक लैंग्वेज को बोलते हैं, द इंग्लिश द पीपल ऑफ इंग्लैंड होता है। इंग्लिश है क्या, एक ये होता है एक लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बना, साउंड से। लैंग्वेज कैसे बना, साउंड से। और साउंड का जो रिटर्न फॉर्म होता है उसको क्या बोल देते हैं, लेटर। और लेटर लेटर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, वर्ड। और वर्ड में हम लोग आज का जो पूरा सेशन रहा वो किस पे रहा, वर्ड पे। तो वर्ड में क्या क्या देखें, तो वर्ड में देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वर्ड फॉर्मेशन का डिटेल, वर्ड फॉर्मेशन, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो का जो स्टार्टिंग होगा वो होगा
ग्रामर में हम लोग को कैसे किस किस चीज़ पे क्वेश्चन बनता है ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और उसके बाद वर्ड के बाद जो अगला टॉपिक होता है वो फ्रेज होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बताएंगे कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ टेस्ट होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और इन जिसमें जिसको भी दिक्कत हो रहा था ये सब समझने में, मान लीजिए पहले से जो कुछ इंग्लिश पढ़े हैं, जो इंग्लिश का एक्सपोजर ले रहे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है उसके लिए तो फिर बहुत हद तक समझ में भी आ रहा होगा। और जो एकदम बेसिक से मतलब बिगिनर्स है, कुछ नहीं पढ़ा है ग्रामर में, तो उसको बस ये देखना है। फिर उसके लिए भी एक अलग से सीरीज आएगा जो क्लास 1 से इंग्लिश को लेके चलेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखेंगे प्रैक्टिस करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।